जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले और रीसेंट हर वीडियो की अपडेट्स टाइमली मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। मेंबरशिप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। तो रिपोर्ट तो पेश होनी ही चाहिए, उससे छिपा करके रखा गया था। और मुरादाबाद के दंगों का सच प्रदेश और देश की जनता को जानने का मौका मिले। सच सामने आना चाहिए कि दंगे कौन करता है, दंगाइयों का संरक्षण कौन करता है और दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई कौन करता है। दोस्तों, सियासत में जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर किसी भी चीज को तय करता है, तो उसके बेहद अहम पॉलिटिकल रीजंस होते हैं। 13 अगस्त 1980 में हुए मुरादाबाद दंगों को 43 साल बीत जाने के बाद उस दंगे और उसकी वजहों से जुड़ी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस एमपी सक्सेना की रिपोर्ट योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश करते हुए उसे पब्लिक कर दिया है। वैसे तो रिपोर्ट 40 साल से बनकर तैयार थी, लेकिन आज तक इस रिपोर्ट को पब्लिक यानी सार्वजनिक नहीं किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में मुरादाबाद दंगों को आजादी के बाद देश का सबसे बड़ा दंगा बताया जाता है। जस्टिस सक्सेना की इस रिपोर्ट में लिखा है कि दंगे भड़काने के पीछे इंडियन मुस्लिम लीग के एक नेता का हाथ था, और रिपोर्ट में आरएसएस, बीजेपी और तब के एडमिनिस्ट्रेशन को क्लीन चिट दी गई है। अब जब रिपोर्ट जारी हुई तो उसमें देरी पर सफाई देते हुए लिखा गया कि 1980 के मुरादाबाद दंगों की जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट 1983 से बनकर तैयार है। 40 साल में 1986 से लेकर 2005 तक उसे 14 बार विधानसभा में पेश करने के लिए कैबिनेट अप्रूवल के लिए भेजा गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की कम्युनल सिचुएशन यानी सांप्रदायिक हालात के चलते हायर लेवल पर रिपोर्ट को पेंडिंग रखे जाने का फैसला लिया जाता रहा। खैर, अब सियासी तमाशा यह है कि 5 साल पहले भी योगी जी की सरकार थी, तो तब यह रिपोर्ट पहले क्यों नहीं पब्लिक करी गई। लेकिन अब इस रिपोर्ट को जब पेश किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि इसका एक सियासी मकसद तो होगा ही जरूर। मतलब बीजेपी इस रिपोर्ट को पब्लिक करके सियासी फायदा लेना चाहती है। बीजेपी क्या फायदा लेना चाहती है वो तो मैं बताऊंगी ही आपको, लेकिन उससे पहले 13 अगस्त 1980 को क्या हुआ था उसकी हकीकत भी जान लीजिए। दोस्तों, जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि मुरादाबाद दंगों में 84 लोग मारे गए थे और 112 लोग घायल हुए थे, जबकि इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के तब के होम मिनिस्टर स्वरूप कुमार बख्शी ने विधानसभा में दंगों में मरने वालों की तादाद को 289 बताया था। लेकिन इस रिपोर्ट में बीजेपी और आरएसएस के रोल के बारे में लिखा हुआ है कि इन दंगों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और बीजेपी कभी भी सामने नहीं आई थी। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक तब की केंद्रीय गृह राज्य मंत्री योगेंद्र मकवाना ने अप्रैल 1980 में बनी बीजेपी और उसके कंसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस पर दंगे भड़काने का इल्जाम लगाया था, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। दरअसल दोस्तों, नफरत के सामने मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करने वालों का इतिहास भी मुसलमानों के खून के धब्बों से सना हुआ है। जालियांवाला बाग से भी भयानक था मुरादाबाद नरसंहार 1980। अब ये मत सोचिएगा कि ये नरसंहार भी बीजेपी और आरएसएस की तरफ से किया गया था, क्योंकि उस वक्त उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार थी। मुसलमानों के जख्मों पर मरहम लगाना तो दूर, आज तक एक माफीनामा भी कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है। 1983 यानी 1983 की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि इन दंगों में आरएसएस बीजेपी शामिल नहीं थी।
1983 यानी 1983 में उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी गई जस्टिस मथुरा प्रसाद सक्सेना की रिपोर्ट के मुताबिक इस गड़बड़ी के लिए आम मुसलमान और हिंदू भी जिम्मेदार नहीं थे। 1980 के मुरादाबाद दंगे दो मुस्लिम नेताओं की करतूत थी। खैर, ये दोनों नेता भी बाइज्जत बरी हो गए थे। ये दोनों कौन थे वो भी अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हकीकत में उस दिन क्या हुआ था पहले वो जान लीजिए, क्योंकि जुडिशियल कमीशन ने उन इल्जामों को भी खारिज कर दिया है कि पुलिस ने हिंसा के दौरान अंधाधुंध गोलीबारी करी थी। दोस्तों, आज 13 अगस्त है। ये आज से ही ठीक 43 साल पहले की वारदात है। मतलब आज ही के दिन 13 अगस्त 1980 को 30 दिन भूखे प्यासे रोजा रहने के बाद लाखों मुसलमान नए कपड़े और इत्र की खुशबू भरी कपड़े पहन करके ईदगाह में नमाज अदा करने हमेशा की तरह खुशियों से भरे हुए मुरादाबाद की ईदगाह में इकट्ठा हुए थे। 2 दिन बाद ही 15 अगस्त आने वाला था, तो खुशियां दोगुनी थी। मुरादाबाद की ईदगाह में ईद के उस दिन सब कुछ नॉर्मल था। ईद की नमाज हो चुकी थी। ईदगाह में इमाम शहर हकीम सैयद मासूम अली आजाद खुतबा पढ़ रहे थे कि लाखों नमाजियों से भरी ईदगाह के चारों तरफ अचानक पीएसी लगाई जाने लगी। किसी को बस ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। पीएसी से ईदगाह घेरे जाने की वजह क्या है, मगर मुरादाबाद ईदगाह को चारों तरफ से पीएसी के जवानों ने घेर लिया। खैर, बेपरवाह नमाजी ईद की नमाज के बाद खुतबा सुनते रहे कि ईदगाह में अचानक सुअर घुस आए, जबकि गेट पर और ईदगाह के चारों तरफ पीएसी की तैनाती थी। फिर ये कैसे हो गया, जिसकी वजह से मामूली कहासुनी होने लगी और गेट पर ही पिछली कतार में नमाज पढ़ रहे नमाजियों ने पीएसी से सवाल जवाब शुरू किया कि ईदगाह से लेकर उसके गेट पर मौजूदा पुलिस के बावजूद सुअर नमाज पढ़ रहे नमाजियों के बीच कैसे घुस गए। नमाज की पिछली कतार में मौजूद कुछ लोगों और पीएसी के बीच बातचीत चल ही रही थी कि पीएसी वाले अचानक पीछे हटे और सीधे ईदगाह की तरफ बंदूकों का रुख करके फायरिंग शुरू कर दी और जालियांवाला कांड दोहरा दिया। धड़ाधड़ एक के बाद एक नमाजियों की लाशें ईदगाह में गिरने लगी। इमाम शहर हकीम सैयद मासूम अली आजाद के मुताबिक जख्मी जिंदा मुर्दा सभी लोगों को पीएसी की ट्रकों में भर भर कर गायब कर दिया गया। उसमें से तमाम लोगों की सांसें चल रही थीं और फिर ईदगाह से एक ट्रक भर कर खून से सने जूते चप्पलों को उठाया गया। इसकी बराबरी जालियांवाला बाग से करें तो वहां भी सैकड़ों लोग बैसाखी के दिन इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर की कमान में सेना ने लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिससे तकरीबन 400 लोग मारे गए थे। जुल्म यहीं खत्म नहीं होता है। दोनों ही मामलों में बेगुनाह लोगों के पास बाहर निकलने का सिर्फ एक ही दरवाजा था और दरवाजे के अंदर मौजूद लोगों को चुन चुन कर गोली मारी गई। ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ रहे नमाजियों पर फायरिंग होने के बाद कोई नहीं जानता कि कितने लोग मारे गए, मगर ये पता जरूर चलता है कि मुरादाबाद में हुई वारदात हिंदू मुसलमान दंगा नहीं थी, बल्कि वेल प्लान तरीके से पुलिस फोर्स के तरफ से किया गया मुसलमानों का नरसंहार था, जिसे हिंदू मुसलमान दंगों के नाम के टॉपिक से कवर करने की कोशिश करी गई। उस वक्त के सांसद सैयद शहाबुद्दीन ने मुरादाबाद को आजाद भारत का जालियांवाला बाग कहा था। हकीकत यह है कि सेक्युलर कांग्रेस का पास सबसे ज्यादा खून से लथपथ रहा है और मुसलमानों का कत्ल सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा उसी की सरकारों ने किया है। तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी पुलिस फोर्स को एनकरेजमेंट देकर उसकी तरफदारी करी थी और इल्जामों को खारिज करते हुए इंदिरा गांधी का जवाब था, पुलिस के कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल को इस इल्जाम का कोई सबूत नहीं दिखा कि आमतौर पर पुलिस बेकाबू हो चुकी थी। मुरादाबाद में 1980 की पुलिस ज्यादतियों को दरकिनार करते हुए इंदिरा गांधी ने इसे सरकार को कमजोर करने की साजिश करार दिया था। इंदिरा गांधी ने आगे 1983 यानी 1983 के मेरठ दंगों में मुस्लिम विरोधी के तौर पर कुख्यात उत्तर प्रदेश पीएसी का बचाव करते हुए
उस पर लगाए गए तमाम इल्जामों को लेकर अफसोस जताया था। ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश में हुए तब तक 29 दंगों में से 13 में यूपी पीएसी पर मुसलमानों के नरसंहार का इल्जाम लगा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और तब के मुख्यमंत्री वीपी सिंह की सरकार और कांग्रेस ने इन दंगों के लिए पुलिस के बजाय मुसलमानों को ही कसूरवार ठहराया और ये इल्जाम लगाया था कि ईदगाह के अंदर से मुसलमानों ने पीएसी पर फायरिंग करी। इसके लिए तब के गोदी मीडिया का सहारा लिया गया था। खासकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्टिंग में कहा था कि मुसलमानों के पास हथियार थे और उन्होंने पीएसी पर जबरदस्त हमला किया था। सोचिएगा कि ईद की नमाज कौन हथियार लेकर पढ़ने जाता है। बाद में इसे पीएसी मुसलमान की जगह हिंदू मुसलमान दंगे का नाम दे दिया गया और कई दिनों तक मुरादाबाद को मुसलमानों के खून से तरबतर किया गया। तकरीबन कोई 400 लोग मारे गए। दरअसल इंदिरा गांधी को गुमराह करने के लिए वीपी सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया से मदद ली थी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को असलियत ना पता लगे, इसीलिए वीपी सिंह ने फटाफट टाइम्स ऑफ इंडिया के अपने एक खास पत्रकार से कांटेक्ट किया और झूठी खबर छपवाई। लेफ्टिस्ट यानी वामपंथी रोमिला थापर के भाई रोमेश थापर ने भी तब एक नई थ्योरी गढ़ी और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भारत में इनस्टेबिलिटी फैलाने के लिए सऊदी अरब से फाइनेंशियल मदद मिली है, जिसके नतीजे में कई दिनों तक मुरादाबाद में खूनी खेल चलता रहा। तब सिर्फ सैयद शहाबुद्दीन ऐसे नेता रहे थे जिन्होंने कहा कि पुलिस ने मुसलमानों पर खुलकर गोली चलाई, जबकि नमाज के वक्त किसी भी मुसलमान के पास कोई हथियार मौजूद नहीं थे। आई विटनेस यानी चश्मदीद गवाह पत्रकार हिसामुल इस्लाम सिद्दीकी बताते हैं कि नमाजियों की पीएसी वालों से शिकायत सिर्फ सुअर के ईदगाह में अंदर घुसने को लेकर थी और फिर पीएसी ने पूरे ईदगाह को घेरकर उन निहत्थे नमाजियों पर फायरिंग करी और तब लाशों के ढेर लग गए थे। ईदगाह में पुलिस फायरिंग के बाद मुख्यमंत्री वीपी सिंह ने उसी रात उत्तर प्रदेश के 2 कैबिनेट मंत्री अब्दुल रहमान नश्तर और जगदीश प्रसाद को मौके पर भेजा। मौके का हाल लेकर लखनऊ लौटे दोनों मंत्रियों को वीपी सिंह ने अगले ही दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठाया। पत्रकार हिसामुल इस्लाम सिद्दीकी के मुताबिक वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे थे और वीपी सिंह ने अपनी सरकार और पुलिस को बचाने के लिए ईदगाह में मुसलमानों के आपसी झगड़े की नई थ्योरी गढ़ी। तभी कैबिनेट मंत्री अब्दुल रहमान नश्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में खुलासा किया कि मामला पीएसी जवानों की फायरिंग से भड़क गया था। कैबिनेट मंत्री अब्दुल रहमान नश्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कबूल किया कि मामूली झगड़े में पुलिस ने लाशें बिछा दी और ये आजाद भारत का जालियांवाला बाग था। नश्तर ने आगे कहा कि मौके पर फैसला लेने वाला कोई जिम्मेदार ऑफिसर नहीं था। उन्होंने सारी वारदात के लिए पीएसी के जवानों को जिम्मेदार ठहराया। नश्तर के कड़वे सच से वीपी सिंह तिलमिला उठे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं खत्म कर दी। कुछ दिनों के बाद वीपी सिंह ने दोनों मंत्री अब्दुल रहमान नश्तर और जगदीश प्रसाद को उत्तर प्रदेश सरकार से बर्खास्त कर दिया। उसी रात इंदिरा गांधी ने फोन पर नश्तर से बात करी और जब उन्हें असलियत पता लगी तो नश्तर को दिल्ली बुला लिया। वीपी सिंह सच दबा रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के सहारे झूठी कहानी गढ़ी जा रही थी, लेकिन उनके ही 2 मंत्रियों ने पुलिस फायरिंग की असलियत बता दी। तब टाइम्स ऑफ इंडिया की तूती बोलती थी और इंदिरा गांधी भी अखबार का संज्ञान लिया करती थी। इसीलिए वीपी सिंह ने लखनऊ के मशहूर पत्रकार विक्रम राव को हेलीकॉप्टर से मुरादाबाद भेजा था। राव ने लौटकर नई कहानी छापी। उन्होंने लिखा कि सऊदी अरब के पेट्रो डॉलर की कमाई दंगों के पीछे अहम वजह थी। सऊदी की फाइनेंशियल हेल्प से ही मुरादाबाद के कुछ मुसलमानों तक हथियार पहुंचे, जिसके चलते इतनी बड़ी वारदात हुई। ये कहानी इंदिरा गांधी ने भी पढ़ी और कुछ दिनों के लिए वीपी सिंह की कुर्सी बच गई। इसी बीच पुलिस फायरिंग के बाद मुरादाबाद में हिंदू मुसलमान दंगे शुरू हो गए। इन दंगों के चलते ईदगाह की पुलिस फायरिंग से लोगों का ध्यान हट गया। बाद में इंदिरा गांधी ने केंद्रीय मंत्री
पी शिवशंकर और सी के जाफर शरीफ को मुरादाबाद भेजा। उसके बाद इंदिरा गांधी खुद मुरादाबाद गईं, लेकिन जब तक उन्हें सारी हकीकत पता चलती तब तक काफी देर हो चुकी थी। आजाद भारत की इस सबसे भयानक पुलिस फायरिंग कांड को दफन कर दिया गया, जिसे जालियांवाला बाग की तर्ज पर अंजाम दिया गया था। फिर एक सोची समझी रणनीति के तहत मुरादाबाद दंगों की जांच इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज एमपी सक्सेना के सुपुर्द कर दी गई। जस्टिस सक्सेना इस जांच के लिए कांग्रेस के कोल्ड स्टोरेज इंचार्ज थे, जो मामले को लीपापोती करके ठंडे बस्ते में डाल दिया करते थे, और इस नरसंहार को भी उसी अंजाम तक पहुंचा दिया गया। भारत में कांग्रेस की सरकारों ने जितना मुसलमानों का खून बहाया, उतना तो किसी ने नहीं बहाया, और ना ही इसकी जांच हुई, ना ही 1 रुपए का किसी को मुआवजा और भत्ता दिया गया था। खैर, यही जांच रिपोर्ट योगी सरकार ने अब 40 साल बाद विधानसभा में पेश करके बीजेपी और आरएसएस को क्लीन चिट तो दे दी ही है। अब दोस्तों, इस रिपोर्ट से बीजेपी कौन सा सियासी फायदा उठाना चाहती है, वो भी समझ लें। दरअसल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 4 सांसद हैं, और केरला में कांग्रेस के साथ इसका गठबंधन है, और ऑपोजिशन के इंडिया गठबंधन में भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग शामिल है। जस्टिस सक्सेना की रिपोर्ट में मुस्लिम लीग के नेता डॉक्टर शमीम अहमद और डॉक्टर हामिद हुसैन उर्फ अज्जी को दंगे का जिम्मेदार बताया गया है। इन दोनों नेताओं की 20 और 15 साल पहले मौत हो चुकी है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष कौसर हयात खान के मुताबिक डॉक्टर शमीम के खिलाफ 302 यानी हत्या का मुकदमा लगा था, जिसमें वो बरी हो गए थे। 18 आदमियों पर एनएसए लगा था, और उसका वक्त खत्म होने के बाद सभी को छोड़ दिया गया था। कहानी वहीं के वहीं खत्म हो गई थी। उसके बाद और कुछ हुआ नहीं। दंगा भड़काने का केस डॉक्टर शमीम अहमद पर चला ही नहीं। रिपोर्ट में लिखी गई बातें कभी अदालत में नहीं आई, और इस टाइप का दंगा भड़काने के इल्जाम में कोई मुकदमा भी नहीं चला। हैरत की बात तो यह है कि आपने झूठी रिपोर्ट बनाकर ताले में बंद कर दी। 1983 में कांग्रेस की हुकूमत थी, तब इस रिपोर्ट को सामने लाना चाहिए था। 1983 में डॉक्टर शमीम भी जिंदा थे, तब इस रिपोर्ट को सामने लाना चाहिए था। कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी, कोई मुकदमा कायम करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। आने वाले वक्त में इस रिपोर्ट का सियासी इस्तेमाल बीजेपी को करना है, क्योंकि ये रिपोर्ट उनके एजेंडे पर पूरी तरह फिट बैठती है। इस गड़े मुर्दे को उखाड़ने की मंशा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना ही है, और मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ में तो है ही, उसका दूसरे अंदाज में भी इस्तेमाल करके इसका फायदा उठाया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, अब ना तो जुडिशियल कमीशन पर सवाल उठाया जा सकता है, ना ही अदालत पर, जबकि वहीं की अदालत ने मुस्लिम लीग के डॉक्टर शमीम अहमद को बरी कर दिया था। लेकिन जुडिशियल कमीशन के हिसाब से इतने सबूत थे कि उन्हें जिम्मेदार ठहरा दिया। 2024 के चुनाव सामने हैं, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माहौल पोलराइजेशन की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, तो इस रिपोर्ट को लेकर बीजेपी मुस्लिम लीग और कांग्रेस पर हमलावर हो सकती है। बीजेपी कह सकती है कि दंगे ये लोग कराते हैं, और हमारे राज में दंगे नहीं होते हैं, और पहले भी हमारे राज में कभी दंगे नहीं हुए हैं। ये लोग सिर्फ बीजेपी और आरएसएस को बदनाम करते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले और रीसेंट हर वीडियो की टाइमली अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, आपको हमारे वीडियोज इंफॉर्मेटिव लगते हैं, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके, और पेट्रॉन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं,
वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। अब मेंबरशिप का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @the rate of Farshi Aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।